हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पॉलिटी सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पॉलिटी सीरीज़ की। इससे पहले हम चार्टर एक्ट के बारे में जान चुके हैं। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1858 के बारे में जानने से पहले हम एक नज़र चार्टर एक्ट पर डाल लेते हैं। चार्टर एक्ट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये था कि ये एक्ट 20 साल के अंतराल में आते थे। 20 साल में जो परिवर्तन हुए रहते थे उसके आधार पर संशोधन करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर एक्ट लाती थी। चार्टर एक्ट के बारे में महत्वपूर्ण ये था कि ये एक निश्चित अंतराल के बाद आते थे और अंतिम चार्टर एक्ट 1853 में आया था। 1853 के चार्टर एक्ट के कुछ ही समय बाद भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। तो यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि चार्टर एक्ट 1853 के बाद कुछ ही साल के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लाने की क्या आवश्यकता थी। तो भारत शासन अधिनियम 1858 लाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण घटना उत्तरदायी थी वह थी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को कुछ विद्वान भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और कुछ इसे एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 की। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के शासन को सीधे महारानी के प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व में सौंप दिया गया। यानी यहाँ की शासन की सीधी बागडोर महारानी के हाथों में चली गई। भारत शासन अधिनियम 1858 जो लाया गया था उसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था। यानी इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश राजशाही ने ये दावा किया था कि ये भारत के शासन को अच्छा बनाएगा। इसी एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। भारत का शासन इस कानून के द्वारा भारत का शासन जो है सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जाएगा और यहाँ के क्षेत्रों पर गवर्नर को असीमित शक्तियाँ दे दी गई जो ब्रिटिश राजशाही के प्रति उत्तरदायी था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत की सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई और गवर्नर जनरल का पदनाम जो था वो बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इस अधिनियम के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन व्यवस्था भारत से समाप्त कर दी गई। द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई थी 1784 के पिट्सी इंडिया एक्ट द्वारा, जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। वहीं से द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई थी और उसे 1858 के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में एक नए पद का सृजन हुआ जिसे भारत का राज्य सचिव कहा गया, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था और भारत के संपूर्ण क्षेत्र के प्रशासन पर नियंत्रण की शक्ति इसे प्राप्त थी। मतलब ये भारत के संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, वहाँ के प्रशासन के बारे में देख रेख कर सकता था, निर्णय ले सकता था और ये भारत में किसी प्रशासनिक संस्था के प्रति उत्तरदायी न होकर सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। और भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जो एक सलाहकार समिति थी और जिसका अध्यक्ष भारत सचिव होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 की।
इससे पहले हमने 1858 के बारे में जान लिया। अब हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 की। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में पर ध्यान दें तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 के कुछ ही सालों के अंतराल बाद आया था। यानी 1857 के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य था भारत में प्रशासनिक सुधार करते हुए यहाँ के शासन को स्थायित्व प्रदान करना, जिस वजह से जो यहाँ अधिनियम थे, जो कानून थे, वो जल्दी जल्दी बनाए जा रहे थे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1858 आया, उसके कुछ ही अंतराल बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, जिसमें वायसराय की शक्तियों में और वृद्धि की गई। और ये प्रथम अधिनियम था जिसके द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भी गवर्नर जनरल की कार्यपालिका में शामिल करने की शुरुआत हुई थी, और कुछ सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था, जिनमें थे पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। इसी अधिनियम द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्ति पुनः वापस कर दी गई थी। फ्रेंड्स, हमने पहले जाना था कि चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गई थी, अर्थात जो शक्तियाँ चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा समाप्त की गई थी, वो शक्तियाँ भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को वापस कर दी गई। इसी अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई, यानी डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत इसी अधिनियम द्वारा हुई थी। यानी प्रशासन को विभिन्न स्तरों पर विभाजित करना, जैसे वर्तमान में होता है कि एक संघ सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है, और नीचे स्थानीय प्रशासन होता है, आपका ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। तो ऐसे वहाँ पर भी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी, यानी एक प्रांतीय सरकार होती थी, एक केंद्रीय सरकार होती थी, और हर प्रांतों में एक प्रांतीय सरकार होती थी। इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ था। यानी फर्स्ट टाइम 1861 के का अधिनियम के तहत बंगाल में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ था। 1861 के अधिनियम द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई थी। यानी जो पोर्टफोलियो प्रणाली प्रचलित थी उसे मान्यता दी गई थी, वैधानिकता प्रदान की गई थी कानून द्वारा, जिसके तहत परिषद के एक सदस्य को एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। यानी पोर्टफोलियो प्रणाली आज के विभागों की तरह ही होती है, जैसे एक मंत्री को एक से अधिक विभाग दिया जा सकता है, तो यही पोर्टफोलियो प्रणाली है। इस प्रणाली को मान्यता 1861 के द्वारा दी गई थी, यानी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक विभाग दिए जा सकते थे। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, और ऐसे अध्यादेशों की जो अवधि थी वो 6 महीने थी। यानी ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू होते थे, उसके बाद स्वतः समाप्त हो जाते थे। वर्तमान में भी जब लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, या वो सत्र में नहीं होते हैं, और अगर बहुत ज़रूरी होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और उस अध्यादेश की अवधि भी 6 महीने होती है। यदि संसद उसे कानून के रूप में पारित कर देती है तो वो आगे तक मान्य रहता है, नहीं तो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में जानने के बाद आगे हम जानेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, और इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि करते हुए उन्हें बजट पर बहस करने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। यानी
गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने की जो शुरुआत थी वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा हुई थी और भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि की गई केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, और इन्हें बजट पर बहस करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषद और बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के लिए नामांकन के लिए वायसराय को शक्ति प्रदान की गई। यानी वायसराय को यह शक्ति प्रदान की गई कि वो केंद्रीय विधान परिषद में, बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया था। यानी इस अधिनियम द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि जो गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए जाएंगे उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग न करके निश्चित निकायों की सिफारिश के द्वारा की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया है। अर्थात इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग न करके चुनाव जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।